जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बुद्धि, बुद्धि लब्धि एवं बुद्धि परीक्षण। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है। बुद्धि, बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। आज का ये क्लास हमारा 14 है। सीडीपी वाले प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पे बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रॉबिन्सन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण समूह या वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। इसी प्रकार हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी है। इन्होंने मुख्य रूप से कुल 8 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि? तो सही जवाब हो जाएगा डी। मनुष्य का व्यवहार जो है वह बुद्धि से प्रेरित होता है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है तथा वह बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित करता है। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। बुद्धि वह साधन है जो व्यक्ति के मानसिक क्षमता को दर्शाता है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित एवं अनुकूलित कर पाता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के किए गए कार्यों का सही तरीके से आकलन करके उसके कार्य की सफलता या असफलता को जांचते हैं। बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है। जो बुद्धि होती है यह अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार को अपनाती है। इसीलिए बुद्धि को अस्थायी और परिवर्तनशील कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता दोनों माना है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित कर इसको 3 रूपों में परिभाषित किया है। अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता। बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। संस्कृति, समुदाय, आनुवंशिकता और समाज। तो बुद्धि जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण इन दोनों का एक उत्पाद है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बुद्धिमत्ता आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक के बौद्धिक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योगदान होता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता पर हमारा नियंत्रण लगभग नहीं के बराबर होता है, जबकि वातावरण को हम इच्छानुसार परिवर्तित करके बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास अधिकतम स्तर तक कर सकते हैं। बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या विचारशील चिंतन का। जो बुद्धि होती है यह अपसारी चिंतन का समावेश करती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। बुद्धि अपसारी चिंतन का समावेश करती है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। जब वह भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है तो स्वभावतः वह समस्या के कई संभावित उत्तरों पर सोचता है। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित
करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण। यहाँ पूछा जा रहा है कि बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, विद्यालय का वातावरण बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गाल्टन द्वारा, बीने द्वारा, स्टर्न द्वारा या टर्मन द्वारा। तो जो बुद्धिलब्धि है इसकी जो अवधारणा दिया गया है स्टर्न के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुल्हमान ने 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था, परंतु आईक्यू का प्रयोग 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हो पाया था। तो आपसे पूछा गया था कि सबसे पहले बुद्धिलब्धि की जो है अवधारणा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धिलब्धि की अवधारणा को दिया था मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात के माध्यम से। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया? बीने साइमन परीक्षण 1905, बीने साइमन परीक्षण 1908, बीने साइमन परीक्षण 1911, बीने साइमन परीक्षण 1916। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले बीने साइमन परीक्षण 1908 में बताया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। 1905 में बुद्धि मापन के क्षेत्र में प्राप्त अपनी सफलता से उत्साहित बीने तथा साइमन ने अपने इस परीक्षण में सुधार करके 1908 में इसे एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन भी बीने ने इस परीक्षण के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जिस आयु के लिए अपेक्षित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलतापूर्वक कर लेता है उसे बालक की मानसिक आयु कही जा सकती है, भले ही उसकी वास्तविक आयु इससे कम या अधिक क्यों ना हो। 1908 में प्रथम बीने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ था। 1911 में, 1912 में, 1913 और 1914। तो 1908 में जो बीने साइमन का जो परीक्षण आया था इसका संशोधन संस्करण 1912 में बताया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बीने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया तथा मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। सन 1916 में टर्मन ने मानसिक आयु व वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के विधि का निर्माण किया था। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 का जो फार्मूला होता है बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने का, इसको जो है टर्मन ने दिया था, जिसे वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। इसीलिए टर्मन को बुद्धिलब्धि मापने का जन्मदाता माना जाता है। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण शुरू हुआ। अनुभव, समुच्चय, संयोजन या समूह। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता है स्टर्न, बीने, टर्मन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? इसका सही जवाब सी हो जाएगा, टर्मन। बुद्धिलब्धि मापने के जो जन्मदाता हैं ये टर्मन है। अभी पीछे आपने देखा किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड बैचलर, अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्न।
तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है अल्फ्रेड बीने ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बीने, जेएस ब्रूनर, विलियम स्टर्न। तो बुद्धिलब्धि अवधारणा के जो पहले प्रतिपादक है, प्रथम प्रतिपादक, वो स्टर्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, विलियम स्टर्न। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय सबसे पहले दिया गया था वो बीने साइमन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और डेविड वेसलर। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बीने द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। किस प्रकार का परीक्षण का उदाहरण है? व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक और समूह बुद्धि लब्धांक। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण आरबी कैटल के संस्कृत मुक्त परीक्षण का एक उदाहरण है। ये दोनों परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं जो किसी व्यक्ति पर एक ही बार में किया जाता है। बैचलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है 5, 8, 11 या 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, 11 है। डेविड बैचलर ने बुद्धि मापन के लिए शाब्दिक तथा निष्पादन उप परीक्षणों को सम्मिलित करके बैचलर प्रौढ़ बुद्धि मापनी की रचना की है। इस मापनी में कुल 11 उप परीक्षण थे जिसमें 6 शाब्दिक और 5 निष्पादन उप परीक्षण शामिल थे। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, कोल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, आर्मी बीटा परीक्षण, बैचलर बेस्ड बुद्धि मापनी। तो जो बुद्धि का सामूहिक परीक्षण है वो इनमें से आर्मी बीटा परीक्षण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। तो बीने साइमन द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा द्वारा जो परीक्षण प्रतिपादित किया गया था यह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता। तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धिलब्धि की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि बुद्धिलब्धि की गणना करने के लिए एम बटे सी ए गुणे 100 होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह बुद्धिलब्धि की गणना करने का सही फार्मूला है जिसे टर्मन ने दिया था। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो हम जानते हैं कि IQ निकालने का जो फार्मूला होता है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे जो उसका मेंटल एज है वो 15 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 15 बटे 12 गुणे 100 करेंगे यहाँ पे। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 से ये 5 बार में कटेगा और 3 से 4 बार में, 4 से ये कटेगा 25 बार में और 25 का जब 5 में गुणा करेंगे
तो आएगा 125। इस प्रकार से यह 125 होगा। निष्पत्ति लब्धि ए क्यू का सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। ए क्यू बराबर ई ए बटे सी ए गुणे 100 होता है। आइए देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का एक चार्ट जो टर्मन द्वारा दिया गया था 1916 में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के आधार पर यह जो बुद्धि लब्धि का जो चार्ट बनाया गया है इसे समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या उससे अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। वहीं पर जिनकी बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है उन्हें जड़ बुद्धि का बालक कहा जाता है। इसी प्रकार 121 से 130 के बच्चों को प्रखर बुद्धि, इसी प्रकार 111 से 120 वाले बच्चे को तीव्र बुद्धि, 91 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि, 81 से 90 वाले को मंद बुद्धि और 71 से 80 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को अल्प बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 105 बुद्धिलब्धांक वाला बालक क्या होते हैं? तो जिनकी बुद्धिलब्धि 105 होती है उन्हें सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाता है। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल जो है बुद्धिलब्धि कितना होता है? 110 से 120, 91 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं इनकी बुद्धिलब्धि 71 से कम होती है। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धिलब्धांक क्या होगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुणे 100। यहाँ पे मानसिक आयु जो है उसका 12 वर्ष है तो 12 बटे 10 गुणे 100 करेंगे। ये यहाँ से कटेगा 10 बार में और 12 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 120। अर्थात जिसका मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु अर्थात वास्तविक आयु 10 वर्ष है, ऐसे बच्चों का जो बुद्धिलब्धि होगा वो 120 होगा। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। जो कालानुक्रमिक आयु होता है इसे वास्तविक आयु भी कहा जाता है। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती होता है। बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। तो जो बुद्धिलब्धि होता है यह मानसिक आयु का समानुपाती और जो वास्तविक आयु होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बुद्धिलब्धि तथा कालानुक्रमिक आयु जिसे वास्तविक आयु कहा जाता है परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु का समानुपाती और कालानुक्रमिक आयु का यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। बुद्धिलब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उनके शैक्षिक निष्पादन को घटाता है या दोनों घटाता है। एक घटाता है और प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता घटाता, बढ़ाता और बढ़ाता है। बुद्धिलब्धांक के आधार पर विद्यार्थियों के विभिन्न समूह जो होते हैं वह उनकी स्वगरिमा को घटाते हैं और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है इसके 2 भाग होते हैं, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वहीं पे जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसके भी 2 भाग हैं, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण होता है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो अशाब्दिक टेस्ट होता है। बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? थियोडोर साइमन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बीने या स्टर्न? तो सबसे पहले बुद्धिलब्धि की जो अवधारणा जिसने दिया था वो स्टर्न ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बुद्धिलब्धि और बुद्धि से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने देखा है। यदि अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, इससे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं।
मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।